हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग ध्वनि चैप्टर पढ़ रहे थे, साइंस का साउंड। उसमें मैंने आपको बताया था कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि क्या होती है? वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन से जो है हमें किसी भी चीज़ की ध्वनि सुनाई देती है जब उसमें वाइब्रेशन होता है। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि ध्वनि जो है कभी भी उसके जो माध्यम में कहाँ कहाँ पे ध्वनि जो है हम सुन सकते हैं, तो हम ठोस, द्रव्य और वायु तीनों में सुन सकते हैं। बस निर्वात जो होता है, वैक्यूम जो होता है, यानी जहाँ वायु नहीं होती, वहाँ पे हम ध्वनि को नहीं सुन सकते। आज हम देखेंगे कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कंपन का आयाम, आवर्तकाल और आवृत्ति क्या है? किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। ठीक है, और इस गति को दोलन गति भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो कंपन क्या है कि कोई भी वस्तु जब इधर उधर गति करती है ना अपने स्थान से, तो फिर वो कंपन कहलाती है। और इसे दोलन गति भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या दोलन करती है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। यानी कि हर सेकंड, प्रति सेकंड जितने दोलन होते हैं, यानी कोई वस्तु एक सेकंड में कितने दोलन कर लेती है, तो उसको क्या कहते हैं हम? उन दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इस चीज़ की कितनी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी वही है कि एक सेकंड में कोई भी वस्तु कितने दोलन करती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, और इसे HZ से संकेत करते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति जो है इसका जो यूनिट होती है, जो विमा होती है, वो होती है हमारी हर्ट्ज, और इसे शॉर्ट में HZ से संकेतित करते हैं। हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। तो हर्ट्ज आवृत्ति अगर बोलेंगे कि 1 हर्ट्ज है, तो इसका मतलब हो गया कि एक दोलन प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में एक दोलन करती है कोई वस्तु। ठीक है, तो ये चीज़ें बारीकी से आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये तो था हमारा आवृत्ति। दूसरा है हमारा आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम क्या होता है? आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। अब जैसे आपको मैंने बताया कि जो ध्वनि है वो क्या किसी कंपन के कारण जो है हमें सुनाई देती है। तो इसलिए उसकी वजह से जो कोई भी ध्वनि है उसके दो महत्वपूर्ण गुण हैं, आवृत्ति और एक आयाम है। आवृत्ति क्या है वो आप समझ गए हैं। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। प्रबलता यानी कितनी ज़्यादा ध्वनि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कितनी तेज है, वो जो चीज़ है वो डिपेंड करती है इसके आयाम पे। जब किसी वस्तु का आयाम अधिक होता है तब उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है, और जब आयाम जो होता है वो छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि कैसी होती है? मंद होती है। ठीक है, तो आयाम क्या है? अगर बड़ा होगा तो ध्वनि भी प्रबल होगी, और कम होगा तो ध्वनि कैसी होगी? छोटी होगी। तो आयाम पे जो है ध्वनि डिपेंड करती है। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि ध्वनि किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक आयाम पे कर रही है, एक आवृत्ति। आवृत्ति क्या थी कि प्रति सेकंड कितने दोलन हो रहे हैं। ठीक है, आयाम क्या है? आयाम प्रबलता को दर्शाता है। तो किसी भी ध्वनि की प्रबलता जो है उससे उत्पन्न करने वाले जो कंपन हैं उनके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। आयाम के वर्ग, यानी आयाम जो होता है ए से डिनोट करते हैं इसे, ए के वर्ग। ठीक है, ए स्क्वायर के बराबर होती है। क्या चीज़ बराबर होती है? ध्वनि की प्रबलता हो गई हमारी आयाम, उस उत्पन्न करने वाले कंपन, ठीक है, वाइब्रेशन जो है उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इसको आप एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाएगी। ठीक है, क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि प्रबलता क्या है? प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपन के आयाम के वर्ग के बराबर है। ठीक है, यानी उसका जो आयाम है उसके वर्ग के बराबर हमारी प्रबलता है। तो अगर आयाम हमारा 2 है तो प्रबलता कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी 2 2 4 हो जाएगी। तो प्रबलता कितनी हो जाएगी? 4 के गुणक में बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त किया जाता है। प्रबलता को किससे डिनोट किया जाता है? डेसिबल, यानी डीबी से लिखा जाता है, ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि सामान्य श्वास जो है, हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसकी प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल होती है। मंद फुसफुसाहट, यानी थोड़ी सी हम विस्परिंग करते फुसफुसाते हैं तो उसकी 30 dB होती है। सामान्य बातचीत, जो नॉर्मल बातचीत करते हैं उसकी इतनी होती है। व्यस्त यातायात, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही, शोर हो रही, तो वहाँ पे 70 dB होती है। और औसत फैक्ट्री जो होती है, फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वहाँ पे जो होती है 80 dB होती है। अब ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन में कि इसकी कितनी होती है। ठीक है,
तो आप इस बात को समझ गए कि प्रबलता क्या है, प्रबलता आयाम के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है। तो अगर जो हमारा आयाम है वो दुगना है तो हमारी प्रबलता कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। अब एक बात हम देखेंगे कि जो मनुष्य हैं उनका क्या है कि 80 dB से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है, यानी मानव शरीर के लिए अगर हम 80 dB से ऊपर का शोर सुनते तो वो हमें कैसा हर्ट करता है, हमें उससे प्रॉब्लम होती है और हमारे लिए वो हानिकारक भी होता है, कष्टदायक होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन है, कितना पूछा जा सकता है कि मनुष्य के लिए कितना dB से ज़्यादा या डेसिबल से ज़्यादा जो प्रबलता है अगर होगी ध्वनि की तो वो हानिकारक होगी। आवृत्ति ध्वनि को तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। अब देखिए आवृत्ति क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आवृत्ति क्या है, हमारी दोलनों की संख्या है। तो आवृत्ति जो है वो उसी से डिपेंड होगी हमारी जो ध्वनि है उसकी पिच, ठीक है, और श्रिलनेस यानी तीक्ष्णता, कितनी तीक्ष्ण, कितनी बारीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना बहुत चुभने वाली उसकी वॉइस है ना, किसी किसी की वॉइस बहुत ज़्यादा कानों को चुभने वाली होती है तो उसको क्या बोलेंगे, तीक्ष्ण होती है, ठीक है। किसी की भारी होती है। अभी जो भारी है, पतली है, या जो पिच है इसका कितना हाई है या लो है, ये चीज़ें जो है वो आवृत्ति निर्धारित करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि तीखी होती है और आवृत्ति अगर कम होती है तो ध्वनि का तारत्व कम होता है, ठीक है। समझ रहे हो, अगर कंपन की आवृत्ति कैसी होगी, अधिक होगी, यानी कि मान लिया कोई भी वस्तु जो है उसकी आवृत्ति की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो ध्वनि कैसी होगी, तीखी होगी। और अगर आवृत्ति कम होगी तो ध्वनि कैसी होगी, तारत्व कम होगा। तो अगर ध्वनि की आवृत्ति कम होगी तो तारत्व यानी पिच जो है वो कम होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, पिच या श्रिलनेस, तीक्ष्ण या तारत्व जो है वो एक ही चीज़ है। तो अगर आप इतना ध्यान रखिए, कंपन की संख्या कम होगी, नहीं सॉरी, आवृत्ति अगर कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, और आवृत्ति अगर अधिक होगी तो तारत्व यानी कि तीखापन जो है वो अधिक होगा, चुभने वाली आवाज़ होगी। 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान सुन नहीं सकता। अब ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। तो कितना हर्ट्ज़ की अगर कितनी हर्ट्ज़ आवृत्ति की ध्वनि है जो हम नहीं सुन सकते, तो 20 से ऊपर की जो 20 हर्ट्ज़ के ऊपर की जो ध्वनि होती है वो हमारे कान सुन लेते हैं, लेकिन उससे कम की जो होती है वो हम नहीं सुन सकते। लेकिन बहुत से जानवर जो है वो इस ध्वनि को सुन लेते हैं, इसलिए क्या है, उन्हें बहुत जल्दी महसूस हो जाता है। अगर किसी भी तरह की हलचल होती है पृथ्वी में, जैसे डॉग्स जो हो गए हैं, उनको कैसे पता चल जाता है कि हाँ भूकंप आने वाला है, ठीक है। या फिर बहुत से और जानवर होते हैं जैसे सांप होते हैं, उनको भी कंपन सुनने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो मनुष्य के लिए कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है ऐसी ध्वनि को अश्रव्य कहते हैं, क्योंकि हम 20 हर्ट्ज़ से नीचे की आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसलिए हमारे लिए ये ध्वनि कैसी होती है, अश्रव्य होती है, यानी इनऑडिबल होती है, हम उसको सुन नहीं सकते हैं। 20,000 कंपन प्रति सेकेंड यानी कि 20K हर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं होती हैं। अब अगर ज़्यादा की बात करें कि कितनी हर्ट्ज़ ज़्यादा होगी तो उसे हम नहीं सुन सकते या हमारे लिए सही नहीं है, तो 20,000 कंपन प्रति सेकंड अगर है तो उसको भी जो है वो हम नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। मानव कानों की श्रव्य पारस जो है यानी ऑडिबल रेंज जो है, यानी कितनी ध्वनि हम कितने से कितने तक की ध्वनि सुन सकते हैं, तो क्या हो गया, इन दोनों के बीच की जो ध्वनि है वो हम सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो ध्वनि, उसके बीच की जो ध्वनि रेंज है वो हम सुन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कितने रेंज की जो ध्वनि है वो मानव के कान सुन सकते हैं। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। अब शोर किसे कहते हैं, वो ध्वनि जो कि हमें अच्छी ना लगे, अप्रिय लगे, यानी कि हमें उससे दिक्कत हो, तो वो ध्वनि शोर कहलाती है। और सुस्वर ध्वनि कौन सी होती है, म्यूज़िकल साउंड, वह जो कानों को सुखद लगती है, यानी म्यूज़िकल साउंड्स जिसे हम सुनते तो हमें अच्छा लगता है, रिलैक्स फील होता है, तो वो ध्वनि जो होती है हमारी क्या कहलाती है, सुस्वर ध्वनि कहलाती है। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकता है। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा, अगर भले ही म्यूज़िक जो है वो अच्छा लगता है कानों को, लेकिन लाइट म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर तेज़ म्यूज़िक हो रहा हो, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बज रहे हो, तो वो क्या हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, और वो क्या है, वो शोर प्रदूषण करता है। जैसे फैक्ट्रियों की भी बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें, इन सब से क्या होता है, शोर प्रदूषण होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं होता है।
अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो इम्पॉर्टेंट है। अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है, अति तनाव, बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, डिप्रेशन होने लगता है, चिंता होने लगती है, टेंशन होने लगती है, ये सारी चीज़ें जो है वो होने लगती हैं। शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए प्रयास करने चाहिए और इसके लिए उपकरणों, मशीनों, वाहनों में रव शमक युक्तियाँ यानी कि साइलेंसर जो होते हैं उन्हें लगाना चाहिए, ताकि शोर जो है ना हो और किसी तरह का जो नॉइज़ पॉल्यूशन है वो ना हो। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से शोर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब ये देखिए, ये बात आपको नहीं पता होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप मे बी इसे लगा देते कि भैया इसकी वजह से नहीं होता है। तो ये इतना ध्यान रखिए कि सड़क के किनारे स्थानों पे पेड़ पौधे लगाने से भी क्या है, शोर प्रदूषण कम होता है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में हैदराबाद के निकट गोलकुंडा नामक एक भव्य किला है। यह इंजीनियरिंग तथा वास्तु के लिए प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है हैदराबाद का कुंडा नामक भव्य किला? क्योंकि वहाँ को इस तरह से उसको आर्किटेक्ट किया गया है, इसी तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पे जो है जब बात बोली जाती थी तो वो दूर दूर तक सुनाई देती थी। भवन के बाहर भी और भवन के का एक कोना था जहाँ से बात बोला जाता था और पूरे भवन में सुनाई देता था। वो ऐसा इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि जब कोई शत्रु का आक्रमण हो तो वहाँ पे जाके कोई बोल दे और उसका जो संकेत है वो सभी को मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है ये कुंड, बस इतना इंपॉर्टेंट है किस चीज़ के लिए फेमस है ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो ध्वनि का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इसमें देखी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।